इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार करेंगे जो कि हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूरी जानकारी देगा और आप उसके अंदर ग्राफ वगैरह भी बना सकते हो। तो किस प्रकार से रहेगा देखो बस, जैसे कोई रिएक्शन आपके पास है जिसके अंदर रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बी मान लो या बी, इस प्रकार से ये आपका रिएक्टेंट होगा जो अन्य टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखो इसके लिए आप है ना दो प्रकार से रेट फाइंड आउट कर सकते थे इस रिएक्शन के लिए। कैसे? एक तो आपने ना रेट किस प्रकार फाइंड आउट की थी भाई, रेट का एक्सप्रेशन से कर सकते हो और एक डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से। यानी जो आपने ना इंस्टेंटेनियस रेट निकाली थी ना वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। जैसे इसके ऊपर लगाना भाई इंस्टेंटेनियस रेट वाला फॉर्मूला, तो क्या रहेगा यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद माइनस साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस साइन शो करो। दूसरी तरफ अगर इसी इक्वेशन के ऊपर हम रेट का एक्सप्रेशन लगाते हैं तो उसके लिए रहेगा, तो उसके लिए रेट किस प्रकार फाइंड आउट करोगे भाई, रेट इज इक्वल टू के इस प्रकार से k इंटू ए टू द पावर है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे पावर आएगी एक्स वाई, तो रेट का एक्सप्रेशन लगा सकते हो। बट यहाँ पे आप किसके लिए पढ़ रहे हो भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो क्या यहाँ पे पावर जीरो आएगी, एक्स क्या था वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे हमें जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ पे ए टू द पावर जीरो 1 रहेगा, तो रेट किसके बराबर आ गई, रेट आई भाई आपकी के इस प्रकार से। उसके बाद देखो दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास बनी, एक इक्वेशन तो ये होगी और एक इक्वेशन ये, तो दोनों के अंदर रेट तो बराबर रहेगी यहाँ पे, तो ना दोनों को आप क्या करोगे, अगर लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी और दोनों का आप बराबर रख के देखो, तो यहाँ पे आएगा भाई आपका माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद dt को उस तरफ लेके जाओगे, dt को उस तरफ लेके जाओ तो d कंसंट्रेशन ऑफ ए और इज इक्वल टू के dt इस प्रकार। अब देखना भाई, अब देखो आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ यहाँ पे लगाना चाहते हो, यानी इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यानी देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को अलग करने के लिए, डेरिवेटिव को हटाने के लिए किसका यूज करोगे, इंटीग्रेशन का, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आप प्लस 2 में पढ़ोगे, प्लस 2 में आपका मैथ का टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। तो आप किस प्रकार से करना भाई, देखो एक दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। किस प्रकार, देखो इंटीग्रेशन है ना भाई डिफरेंशिएशन का अपोजिट रहता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे dx है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा है, रिवर्स है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, यहाँ पे अगर कभी भी आप dx का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका x आएगा, तो यहाँ पे करो इंटीग्रेशन करते भाई यहाँ पे, और इसके अंदर है ना अगर कोई है ना कांस्टेंट क्वांटिटी है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन से d कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव एक साइड करो। उसके बाद यहाँ पे k तो कांस्टेंट बाहर लेके जाओगे और इंटीग्रेशन से अगर d को कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, t, क्या आ जाएगा यहाँ पे t आ जाएगा, आसान है बिल्कुल। और यहाँ पे ना भाई एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे एक है ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट साथ में ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन करोगे, ये इंटीग्रेशन है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से चले, आप एक बार देख लो, उसके बाद रब करते हैं।
आपके पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसके अंदर ए पी में कन्वर्ट होगा, तो उसके ऊपर आप है ना दो तरीके से रेट फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो रेट फाइंड आउट करिए आपने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद माइनस साइन कर सकते हो। दूसरी तरफ रेट वाला एक्सप्रेशन लगाओगे, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। जीरो क्यों लिखा? क्योंकि ऑर्डर रिएक्शन का क्या है जीरो। जीरो के लिए काम करें आप तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट के बराबर आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड दोनों के बराबर है तो के यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा, लेफ्ट साइड है अगर बराबर होगी तो राइट के बराबर रहेगी, तो यहाँ पे माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब डी टी को आप है ना राइट साइड में लेके जाओगे। अब आप है ना इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाना चाहते हो, यानी डेरिवेटिव को अगर आप हटाने के लिए क्या करोगे भाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करोगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का अपोजिट रहता है, रिवर्स रहता है, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी x, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दो। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या बचा भाई आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए विद माइनस साइन इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करो, आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखते हैं भाई किस प्रकार रहेगा, इसको याद रखना है यहाँ तक एक बार। तो एक कंडीशन लगाते, देखो जब है ना वहां पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी भाई, जब आपके पास टाइम जीरो था, जब रिएक्शन का टाइम जीरो था, तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसको हम लिखते हैं भाई ए नोट से, उसको हम लिखेंगे ए नोट से। तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करना, यहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करना भाई किस प्रकार से, देखो कहता जब टाइम जीरो होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर रहेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर जो स्टार्टिंग में थी, उसको हम लिखेंगे कंसंट्रेशन एट जीरो टाइम ए नोट। ठीक है, इस प्रकार से पुट करना भाई। तो टी को तो जीरो पुट करोगे तो राइट साइड में तो आया आई बच गया भाई, ये तो जीरो हो जाएगा, टाइम जीरो रखोगे तो, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए। ये समझ आया? अब आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर, आई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना भाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। आई वैल्यू यहाँ पे पुट करना तो किस प्रकार रहेगा भाई, माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू के टी। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ एन, इस प्रकार रहेगा। ए नोट को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, आपका भाई इंटीग्रेटेड रेट ना जीरो ऑर्डर के लिए इस प्रकार आ जाए। तो देखो क्या है भाई, किस प्रकार से समझोगे। जो जीरो ऑर्डर के लिए है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बना वहां पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ए नोट माइनस में ए इज इक्वल टू के टी। क्या होगा समझते हैं भाई बात को। ए नोट है भाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब स्टार्टिंग में था इनिशियल कंसंट्रेशन है। ए क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ये टाइम टी के ऊपर होगा, और ये क्या होगा भाई के रेट कांस्टेंट, और ये टाइम टी रहेगा। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इतना समझ में आया? अब देखो एक चीज और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। किस प्रकार से एक और यहाँ पे आ सकता है, देखो आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट मान लिया ए था, प्रोडक्ट पी था, इस प्रकार से है। अब देखो जब टाइम जीरो था रिएक्शन का, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम था, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ए नोट थी इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट जीरो था। टाइम टी के ऊपर अगर देखते हो भाई, टाइम टी के ऊपर इसमें से कुछ कंसंट्रेशन माइनस हो चुकी होगी, और किस प्रकार माइनस करते हो आप, जितना कोफिशिएंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप माइनस करोगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स, प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी देखो क्या समझोगे भाई, यहाँ से आप टाइम जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन ए नोट, टाइम टी के ऊपर कंसंट्रेशन ए नोट माइनस एक्स। तो पुट करना भाई वहां पे किस प्रकार रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, इस फॉर्मूला में फिट करना भाई, और कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आएगी, ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे किस प्रकार से देख सकते हो भाई, ए नोट से ए नोट कैंसिल होगा, एक्स इज इक्वल टू के टी। यानी है ना भाई, जो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेट कांस्टेंट और टाइम की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी ना, वो किसके बराबर आएगी, जितना रिएक्टेंट आपका वहां पे डिक्रीज हो चुका होगा,
जितना वहां पे रिएक्टेंट आपका रिएक्ट कर चुका होगा उसके बराबर आएगी। इस प्रकार से भी आप यहाँ पे रिलेशन को देख सकते हो। ठीक है, अब तो कितनी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद ग्राफ बनाते हैं इस इक्वेशन से। ग्राफ किस प्रकार रहेगा इसको याद रखना आप, आपके पास है भाई ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। यहां पे हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है, इस प्रकार से रहेगा। देखो एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे आप बना भी सकते हो अपने आप ही, जिसके अंदर हम यहाँ पे है ना वाई एक्सिस पे तो लेंगे टाइम टी, और है ना एक्स एक्सिस पे तो टाइम टी लेंगे, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक ग्राफ बनाने चाहते हैं भाई हम, जिसके अंदर है ना एक्स एक्सिस पे तो कौन होगा टाइम टी, और है ना यहाँ पे क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे ए जो भी। अब देखो ग्राफ बनाते भाई, तो इसी के कोरिस्पोंडिंग आप है ना टाइम और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के कोरिस्पोंडिंग आप यहाँ पे इक्वेशन को बनाओगे किस प्रकार से। देखो शाबाश, ए नोट को एक तरफ कर लो, ए नोट को एक तरफ करोगे माइनस ए के टी माइनस ए, इस प्रकार से। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस को उस तरफ लेके जाओगे, ए नोट यहाँ पे ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस में आ जाएगा ए। कर सकते हो इतना। यहां तक पहुंचने के बाद एक बार देखो शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है। तो देखो एक आपके पास है ना लीनियर इक्वेशन आई थी भाई, 10th में पढ़ी आपने, +1 में भी। लाइन की इक्वेशन क्या रहती है, लाइन की इक्वेशन होगी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन हुआ करती थी, लाइन की इक्वेशन हो, ठीक है, +1 में भी आपने पढ़ा। तो अगर ग्राफ बनाते हो आप किस प्रकार बनाओगे, देखो y एक्सिस पे आपने रखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x एक्सिस पे आपने रखा टाइम t। तो यहाँ पे है ना m किसको डिनोट करेगा, स्लोप को, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा माइनस के, और c क्या है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या रहेगा a नोट, इंटरसेप्ट क्या रहेगा a नोट। तो क्या ये आपका एक लीनियर ग्राफ बनेगा, लीनियर लाइन आएगी किस प्रकार से, देखो इस प्रकार की एक लाइन आ जाएगी भाई अगर ग्राफ बनाओगे आप, ये इस प्रकार से एक लाइन आ जाएगी। क्या समझते हैं हम इससे, देखो जब कहता है भाई टाइम 0 था, बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आपका रिएक्टेंट मैक्सिमम था, कितना था, इंटरसेप्ट ए नोट के बराबर, इंटरसेप्ट ए नोट के बराबर। क्या यही इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट होगा भाई, और ये किसके बराबर आएगा, ए नोट के बराबर, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लाइन आपने ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों बढ़ाई है, आप इंक्रीजिंग में भी बढ़ा सकते थे ना, लेकिन आपने यहाँ पे क्या पता लगाया भाई, जो रिएक्शन का स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप होगा इक्वेशन का वो माइनस के है, यानी किसमें स्लोप है, माइनस में। अगर कभी भी लाइन का स्लोप माइनस में होना तो आपकी लाइन क्या आएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, और अगर कभी भी स्लोप पॉजिटिव होना भाई तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी लाइन है। तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, स्लोप निकालोगे टेंजेंट थीटा से, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस करके। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, लाइन का स्लोप आएगा माइनस के बराबर यहाँ पे स्लोप आ जाएगा। इस प्रकार से आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास है इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट, टाइम के साथ डिक्रीज होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और स्लोप कितना आ जाएगा माइनस के। ये आप देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आप फॉर्मूला पढ़ सकते हो। फॉर्मूला ये बना, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल टाइम माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू के, और उसका रहेगा ग्राफ ई, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज और पढ़ते भाई यहाँ पे, हाफ लाइफ पीरियड, एक चीज और पढ़ते हैं उसके बाद कंप्लीट करते हैं, और उसके भी ग्राफ बनाएंगे फिर। यहां पे देखते हैं भाई, तो ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए ग्राफ बनाने के बाद यहां पे आप देखना चाहते हो भाई हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड,
एक टर्म आएगी भाई हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या चीज होगी? हाफ लाइफ पीरियड किस प्रकार से रहेगा? आप है ना वो टाइम चेक करना चाहते हो भाई, द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो किस प्रकार से आप पढ़ोगे भाई, इट इज टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखोगे भाई हाफ लाइफ पीरियड क्या होगी, इसको हम है ना टी हाफ से डिनोट करेंगे। कहता हूँ वो टाइम बता दो जब है ना जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन आपने स्टार्टिंग में ली थी वो आधी रह जाएगी, वो टाइम आपने फाइंड आउट करना। इट इज टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे आप चलते हो बाइक लेकर के, अगर वहां पे 5 लीटर आपके पास तेल है तो कहता वो टाइम बता दो जब है ना पेट्रोल की मात्रा कितनी रह जाएगी, वहां पे आधी रह जाएगी यानी 2.5 लीटर रह जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करते हैं भाई, टी हाफ फाइंड आउट करते हैं किस प्रकार, देखो यानी वो टाइम आपने टाइम यहाँ पे अप्रोच करेगा टी हाफ को, और टी हाफ के ऊपर है ना जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो कितनी रह जाएगी, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे पुट करो दोनों की वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करना भाई, ए नोट तो ए नोट रहेगा। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इनिशियल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू के, और टी को क्या लिखोगे यहाँ पे टी हाफ। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय 2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा के टी हाफ। तो यहाँ पे टी हाफ कैलकुलेट करना, टी हाफ किसके बराबर आएगा, यहाँ पे ए नोट डिवाइड बाय में 2 की ये वैल्यू आ जाएगी भाई। इस प्रकार से आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 के क्या रहेगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे टी हाफ है ना, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ए नोट के, इस प्रकार से आप कह सकते हो ये रिलेशन रहेगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इस प्रकार से आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ सकते हो, यानी है ना आपके पास है ना भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ से फॉर्मूला क्या आया, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, और हाफ लाइफ पीरियड क्या आई भाई, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट डिवाइड बाय 2 की, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे के की यूनिट क्या रहेगी, के की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, जो रेट की यूनिट है ना वही के की यूनिट है। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस प्रकार से आप कर सकते हो भाई। थैंक यू।